नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर हैं आज का ये ताजा तरीन एपिसोड। एक लॉ की स्टूडेंट से ये उम्मीद होती है कि जब वो कुछ बोले या लिखे तो कानून और मर्यादाओं का ख्याल रखे, लेकिन सोशल मीडिया पर तो सारी मर्यादाएं टूट चुकी हैं। और ऐसी ही एक और बात पुणे की लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा ने की और उस पर बवाल मचा। ये मामला है जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। हालांकि उन्होंने माफी मांग ली और पोस्ट को डिलीट भी कर दिया, लेकिन सवाल वहां थमा नहीं, क्योंकि इस गंदी जुबान पर सियासी घमासान शुरू हो चुका था। उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये एक तरफा कार्रवाई है? गिरफ्तार किसने किया है? कोलकाता की पुलिस ने, या फिर पुलिस की ताकत का राजनीतिक और बेजा इस्तेमाल है? क्योंकि शर्मिष्ठा ने जो कुछ कहा उसे कोई भी जायज नहीं बता रहा है, लेकिन जब उसने माफी मांग ली है, पोस्ट डिलीट कर दी है, तो फिर सियासी वजहों से तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आवाज अड्डा में आज इसी पर बहस होगी और हमारे खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले ये पूरी रिपोर्ट देखते हैं, ये पूरा मामला समझते हैं। 14 मई 2025 को इंस्टाग्राम पर अपलोड की गई एक वीडियो आज देशव्यापी बहस का मुद्दा बन गई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पुणे की लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली शर्मिष्ठा पनोली ने ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड की चुप्पी पर सवाल उठाए। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गई और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। शर्मिष्ठा पनोली ने अपनी वीडियो में कहा था कि बॉलीवुड के कुछ नामी एक्टर्स देशभक्ति के गाने गाते हैं, सीन में तिरंगा लहराते हैं, लेकिन असल संघर्ष में एक शब्द नहीं कहते। ऑपरेशन सिंदूर पर उनकी चुप्पी शर्मनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकियों का समर्थन करने वालों को जवाब देना जरूरी है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे एक धार्मिक टिप्पणी के रूप में लिया गया। पूरा देश 140 करोड़ भारतीय एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए हैं, उस वक्त आप इस तरह के अल्फाज यूज करेंगे अगर हमारे नबी के बारे में, हमारे प्रॉफिट के बारे में, तो कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उनके खिलाफ शिकायतों की बौछार होने लगी, जिसके बाद शर्मिष्ठा ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर माफी मांगी। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद हिमाचल से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत उनके समर्थन में आ गई। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है किसी को भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड, क्योंकि जब किसी ने माफी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी बीच शर्मिष्ठा पनोली के बचाव में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने शर्मिष्ठा का समर्थन करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लॉ की छात्रा शर्मिष्ठा ने अपनी बात रखी। कुछ लोगों को उनके शब्द आपत्तिजनक लगे। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और वीडियो को डिलीट कर माफी मांग ली है। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पोस्ट में पॉइजनस प्रोवोकेशन है, जिसका बुरी तरह असर वो पड़ सकते हैं जनता के ऊपर। हमारा ये सेकुलर कंट्री में अगर इसी तरह पोस्ट होगा और अलाउड होगा तो कैसे चलेगा? वहीं कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी का विरोध किया है। उन्होंने इसे पुलिस की शक्तियों का दुरुपयोग बताया है। शर्मिष्ठा पनोली का मामला अब सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट का नहीं रह गया, बल्कि एक बहस बन चुका है। एक तरफ कुछ लोग शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को जरूरी बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई नेता और आम नागरिक इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ मान रहे हैं। हमने डिमांड किया है कि उस लड़की को जल्दी से जल्दी आप रिलीज करें और ये जो दोहरा आपका ये व्यवहार है दो रिलीजन के प्रति, ये इसको आप बंद करें। और इसी बीच लोग सवाल भी कर रहे हैं कि क्या एक नागरिक को राष्ट्रवाद पर अपनी राय रखने की आजादी है? क्या माफी मांगने के बाद भी शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी जायज है? फिलहाल जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, ये बहस यूं ही जारी रहेगी। तो ये था पूरा मामला। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, सुप्रीम कोर्ट की वकील दिव्या सिंह, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार, राजनीतिक विश्लेषक सुबूही खान और इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
अब देखिए मामला राजनीतिक है, लेकिन आज कोई भी पार्टी इस मामले में आने के लिए तैयार नहीं हुई, इसलिए सारे ही हमारे वरिष्ठ पत्रकार, वकील, स्कॉलर्स ऐसे मेहमान हैं। लेकिन चूंकि ये विषय राजनीति के साथ साथ उतना ही सामाजिक विषय, और ख़ास तौर से सोशल मीडिया अपने आप में ही एक पूरा समाज बन चुका है। वो हमारा हिस्सा है या हम उसके हिस्से, ये डिस्टिंक्शन आजकल हो नहीं पाता, इसलिए बहस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। और आज वो भी एक बड़ा एंगल यहां पर रहेगा। शुरुआत आशुतोष में आपसे करता हूं। देखिए, इसमें दो तीन पहलू हैं अलग अलग। एक तो ये जिस पर राजनीति हो रही है कि उनकी गिरफ्तारी सही है कि गलत है, पर्टिकुलर एक स्टेट में हो रही है तो उस पर बात उठ रही है, किसी और स्टेट में कुछ और घटा हो तो शायद अलग होता। दूसरी बात, जो शर्मिष्ठा ने बोला तो डिलीट कर दिया, हटा दिया, लेकिन क्या बोला, किस हद तक बोला, कितना बोलना अलाउड है, सोशल मीडिया का ही माध्यम है, वो दूसरा बहस का मुद्दा है। पहले से मैं शुरुआत करता हूं कि एक छात्रा की गिरफ्तारी जिसने कुछ कह दिया, वो अभद्र है, किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है, लेकिन क्या उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए और जेल में डाल देना चाहिए? देखिए लक्ष्मण जी, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि सभ्यता के विकास में जो सबसे खतरनाक चीज है वो वाणी की स्वतंत्रता। और ये वाणी की स्वतंत्रता आपको तानाशाही में नहीं मिलती है, आपको राजशाही में नहीं मिलती है, और आपको अधिनायकवाद में भी नहीं मिलती है, आपको साम्यवाद में भी नहीं मिलती है, और बाकी दो सिस्टम उसमें नहीं, सिर्फ लोकतंत्र में उपस्थित है। इसलिए हमें वाणी की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पूरी ताकत लगानी चाहिए, और उस किसी भी व्यक्ति की वाणी की स्वतंत्रता पर अगर हमला होता है तो उसके पक्ष में बोलना चाहिए। जब मैं यह बात कह रहा हूं तो मैं अच्छी तरीके से समझ रहा हूं कि शर्मिष्ठा ने क्या बातें कही और क्या उसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी चाहे वो शर्मिष्ठा हो या फिर हमारी एक कभी कुछ दिनों पहले की बात है, पाकिस्तान के मसले पर टिप्पणी करने की वजह से एक छात्रा को, इंजीनियरिंग के छात्र जिसको हाईकोर्ट ने बरी किया, हाईकोर्ट ने उनको बेल दी, ये कहते हुए कि आप उसको क्रिमिनल बनाना चाहते हैं। 3 हफ्ते तक उसको जेल में रहना पड़ा। दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं है। दोनों ही स्थितियों में हमें समझना पड़ेगा, ना तो हमारा धर्म इतना कमजोर है, ना ही हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर है, ना ही हमारा संविधान इतना कमजोर है, और ना ही वाणी की स्वतंत्रता इतनी कमजोर है कि किसी एक छात्रा के, किसी एक व्यक्ति के कुछ सोशल मीडिया पे लिख देने के बाद, और अगर लिखने के बाद उसको एहसास हो रहा है कि वो गलत है, और उसको डिलीट कर देने के बाद या माफी मांग लेने के बाद हमारे कानून को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यह दरअसल कानून का बेजा इस्तेमाल है, और कहीं ना कहीं चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के इंटॉलरेंस को दर्शाता है। इसलिए मेरा मानना यह है कि चाहे शर्मिष्ठा हो, चाहे मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जिनको खदीजा या क्या नाम था, इंजीनियरिंग की छात्रा थी, उनको, दोनों के मामलों में इस तरीके से, या फिर अगर आप अभी हाल में अली खान मोहम्मदाबाद, तीनों के मामलों में जिस तरीके से कानून का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से जेल भेजा गया, जिस तरीके से मुकदमेबाजी की जा रही है, यह भारत के लोकतंत्र को कमजोर करता है, भारत के संविधानवाद को अंदर से बहुत ही खोखला करता है। इसलिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को अपनी एक लक्ष्मण रेखा खींचनी चाहिए। जो समाज के अंदर जो लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, उनकी बड़ी आसानी से पहचान होती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। वहां पे समाज भी शांत बैठा रहता है, वहां पे सत्ता पक्ष भी शांत रहता है, विपक्ष भी शांत रहता है, विचारधाराएं भी शांत रहती हैं, और पुलिस व्यवस्था भी शांत रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका किसी न किसी एक खास विचारधारा से लगाव या जुड़ाव होता है। वो मैं सत्ता पक्ष दोनों के लिए एक तरीके की बात कर रहा हूं। लेकिन ये जो नागरिक है, क्योंकि सबसे कमजोर तो नागरिक ही होता है, क्योंकि उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं होता, तो इसलिए ये जो पूरी की पूरी बहस है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ जो नागरिक है, जो आप कह रहे हैं कि जिसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं होता, जैसा आपने भी बोला कि आपको पता है शर्मिष्ठा ने क्या बोला, ना आप वो यहाँ बोल सकते हैं ना मैं वो यहाँ बोल सकता हूँ, तो क्या ऐसे नागरिक के साथ भी खड़ा होना ठीक है? अभी यहाँ पर राजनीति को मैं हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए। विपिन जी, मैं किसी नागरिक के साथ खड़े होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वाणी की स्वतंत्रता के पक्ष में बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समाज के अंदर खुलेआम नफरत फैला रहे हैं, और जिसकी वजह से समाज के अंदर तनाव भी फैलता है, जिसकी वजह से समाज के अंदर हिंसा भी होती है, लेकिन उनके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगर कोई वल्नरेबल छात्र है जिसने कोई गलती से लिख दिया, और लिखने के बाद अगर उसने एहसास हुआ, उसने अपनी पोस्ट डिलीट कर ली, उसने माफी मांग ली,
उसके बाद अगर आप उसको जेल भेज रहे हैं तो फिर ये माना जाएगा कि जो 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 सरकारी तंत्र है ठीक या है, जो got पुलिस your तंत्र point. है, Okay. बियॉन्ड अ पॉइंट आप उसको उसको कर रहे हैं। ठीक है। इनकी पूरी कोशिश समाज के अंदर अपराध को कम करने में होनी चाहिए, वो दरअसल वाणी की स्वतंत्रता पर कुठाराघात कर रहे हैं। ठीक है, सरकार की अपनी ताकत है और वो उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, इस पे आपकी क्या राय होगी? अभी हम थोड़ा इसमें और डीप में जाएंगे कि शर्मिष्ठा, ठीक है, उसका एक कमेंट जो उसने बोला डिलीट किया, लेकिन उसके आगे पीछे की भी कहानी है और ऐसी और कई कहानियां, और बात सोशल मीडिया तक भी पहुंचेगी। बहरहाल इस मौजूद अभी के जो सवाल है उस पर आपकी क्या राय है हर्ष? ठीक है विपिन जी, मुझे लगता है कि इसमें राय बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें आशुतोष जी का ही कहा शायद मैं दोहराऊंगा, लेकिन कुछ मेरे अपने संदर्भ हैं, उससे मैं शुरू करता हूं। एक तो ये कि मुझे ध्यान में नहीं आता है और मैं वो हिस्सा सुन भी नहीं पाया कि कौन से वाले हिस्से को इतना ज्यादा ऑफेंसिव मान लिया कलकत्ता पुलिस ने, और क्या सचमुच 2026 में आने वाला विधानसभा चुनाव उनको इतना परेशान करता है कि मुस्लिम वोट बैंक उससे आएगा। और ये भी बड़ी चिंता की बात है कि मुसलमानों का जो वोट बैंक है, क्या वो इस तरह की चीजों से मूव होता है क्या? मतलब मेरे लिए ये ज्यादा बड़ी चिंता की बात। अगर हिंदुओं का भी वोट बैंक उसके हिसाब से प्रतिक्रियावादी हो रहा है और ऐसे मूव हो रहा है तो वो भी गलत है। क्या भीड़ के तंत्र के तौर पर एक वर्ग दबाव बना लेगा, एक वर्ग कहेगा कि नहीं अब तो ये अपमान हो गया, इस्लाम का अपमान हो गया, पैगंबर साहब पर टिप्पणी हो गई तो अब हम छोड़ेंगे नहीं, और उसको कुछ सरकारें अपने लिए एक तरह से आदेश मान लेती हैं कि चलो ठीक है अब ये तय हो गया, हमारा वाला मतदाता वर्ग कह रहा है। ये खतरनाक है। कहां हुआ ये पश्चिम बंगाल की पुलिस गुरुग्राम से आकर उठा के ले गई, जो मैं खबर पढ़ रहा था। सवाल ये है कि क्या महुआ मोइत्रा और जो सायंती घोष, क्या नाम है उनका, दोनों ही सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस की, जो उन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की, वो अकल्पनीय है। मतलब सचमुच अकल्पनीय है। और वैसी टिप्पणी तो उस वक्त कई पत्रकारों ने की थी, एक बड़ी मुस्लिम पत्रकार ने की, एक रेडियो जॉकी ने की, और ऐसे ढेर सारे लोग हैं जिनको कोई समस्या नहीं, वो उसी तरह से हैं। अब ऐसे में समाज प्रतिक्रियावादी हो रहा है, ये और खतरनाक है। और कई बार जो कहा जाता है ना कि बहुसंख्यक भावनाओं का भड़कना खतरनाक है, ये उस तरफ ले जाता है, यानी प्रतिक्रिया की तरफ ले जाता है। तो एक तो इस लिहाज से बेहद खतरनाक। दूसरा क्या है, मैं तो कई बार गुस्से में आता हूं, टीवी पर आजकल जिस तरह की डिबेट हो रही है उसमें तो नेता प्रवक्ता लोग क्या क्या बोल जा रहे हैं, उसके बाद तो पता नहीं वो कैसे रहते हैं। हम तो किसी दिन ऐसा झगड़ा हो जाए कि व्यक्तिगत पर चला जाए तो रात को नींद नहीं आती है, फिर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, खुद स्वयं उस तरह से परेशान हो जाता हूं। लेकिन ये वाली पीढ़ी, शब्दों का चयन और ऐसी गाली गलौज इस लड़की ने की है, 21-22 साल की लड़की, पता नहीं क्या बोल रही थी, कैसे बोल रही थी। एक भावना उसकी थी कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोल देना है, लेकिन दूसरी भावना क्या ऐसी थी क्या कि हम ऐसा बोल लेंगे तो सोशल मीडिया पर हिट हो जाएंगे, सेलिब्रिटी हो जाएंगे। तो दूसरा वाला हिस्सा क्या है कि क्या सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी होने के इस तरीके को रोकने का कोई तंत्र हम विकसित कर रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह कि वाणी की स्वतंत्रता किसी भी हद तक होनी चाहिए, बिल्कुल तय है, और कम से कम कानूनी दायरे में नहीं आ सकती। अगर उसको ठीक भी करना है तो समाज ठीक करेगा, परिवार ठीक करेगा, किसी तरह से उसको शर्मसार किया जाएगा। लेकिन किसी बच्ची को, किसी बच्चे को इस उम्र में जेल में भेज दिया जाए, वो भी जब उसने माफी मांग ली, वीडियो डिलीट कर दिया, ये ज्यादा खतरनाक है। और मुझे लगता है कि ये लगातार हो रहा है, चाहे इस तरफ से हो या उस तरफ से हो, क्योंकि सबको लगता है कि हम कुछ बोल देंगे हिट हो जाएंगे, और किसी को चूंकि लक्ष्मण रेखा नहीं पता है। दुर्भाग्य है ये कि किसी को बोलने की लक्ष्मण रेखा नहीं पता है कि कहां तक बोलेंगे तो वहां तक तो पुलिस नहीं पकड़ पाएगी। और इस सब के ऊपर आता है हमारा न्याय तंत्र, उस पर टिप्पणी किए बिना बात नहीं होगी। नेताओं पर हमने बात कर ली, प्लेटफॉर्म पर बात कर ली। क्या एक तरह के मामले में सिर्फ वकील अलग हो जाएगा तो न्याय तंत्र अलग से रहेगा? ये सोचने की बात है ना। मान लीजिए कि हमने कुछ कहा और हमारी पहुंच भाई कपिल सिब्बल तक नहीं है, प्रशांत भूषण तक नहीं है, जो 1 रुपया दिखा के मानहानि में निकल जाते हैं, तो क्या हम फंस जाएंगे? और कोई जो दूसरा व्यक्ति जिसके पास इनकी पहुंच होगी वो बच जाएंगे। ये लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक है, ये ज्यादा खतरनाक है। तो मुझे 4 हिस्से दिखते हैं। मैं शर्मिष्ठा पनौली के साथ पूरी तरह से अभी खड़ा हूं। उसके शब्द, उसकी जो गाली गलौज वाली चीज थी, उसको एकदम नकारता हूं। वो बहुत शर्मसार करने वाला है। मुझे तो मतलब मैं पूरा उसका कोई भी वीडियो देख नहीं पाया, देखना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन उसको सुधारना समाज, परिवार, मित्रों, दोस्तों की जिम्मेदारी है। ये कानून ये गंदगी नहीं कर सकता।
पश्चिम बंगाल की पुलिस ने पूरी तरह से, पता नहीं, और मैं तो मुस्लिम तुष्टीकरण में मानता हूं भैया, इससे कौन सा मुसलमान खुश होगा? मतलब मेरे लिए चिंता की बात है कि अगर कोई मुसलमान इससे खुश हो जा रहा है कि उस लड़की को उठा के जेल में डाल दिया, अच्छा अच्छा मुसलमान खुश हो गए, ममता जी हमारे लिए काम कर रहे हैं, ये खतरनाक है, मेरी ये राय है। नहीं, बिल्कुल सही। तो आपकी पहली, आपने चार बातें की, पहली और चौथी बात अलग करता हूं, लेकिन मेरे लिहाज से अभी जब हम बात कर रहे हैं, आज बात ही क्यों हो रही, कौन थी शर्मिष्ठा, क्या है जिसके कारण आज नेशनल टीवी पे बहस हो रही है, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। एक स्टूडेंट, एक अनजान सी स्टूडेंट, लेकिन उसका अपना एक सोशल मीडिया पेज है, वो ट्विटर पर है, वो इंस्टाग्राम पर है, और जैसा कि कहा वो बिल्कुल, मतलब आई थिंक वो गालियां ही देती हैं, उसके बीच में कुछ दूसरे शब्द डाल देती हैं, वही रातों रात उनको फेमस होना है। समय रैना वाला केस पे हम बहुत सारी बातचीत कर चुके हैं, वह गालियों का व्यापार हो रहा था, वहाँ पैसे इन्वॉल्व थे, यहाँ शायद पैसे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये है कि हम फेमस हो जाएं, ये हो जाएं। तो बीच के दो पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण हैं, और जो आखिरी वाला आपने बोला वो भी महत्वपूर्ण है। अब एक सरकार ने वहाँ किया, दूसरा जो आशुतोष बोल रहे थे वही चीज़ यहाँ हुई, जहाँ बीच में महाराष्ट्र का किस्सा है, राइट आशुतोष, जहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट को आके कहना पड़ा कि आप क्या कर रहे हो, आप छोड़िए, आप किसी को ऐसे डिटेन कर सकते। मतलब उन्होंने तो कॉलेज पे भी, शर्मिष्ठा को शायद कॉलेज से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन ये जो मामला था इसमें कॉलेज से निकाल दिया गया था और उसको आर्थर रोड जेल में डाल दिया था। हाईकोर्ट ने बाकायदा बोला कि क्या आप किसी को क्रिमिनल बनाना चाहते? तो हर तरफ उसके राजनीतिकरण होने में देर नहीं लगती है। लेकिन इसीलिए मैंने कहा बीच के दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा किस्सा ही वहीं से उठ रहा है कि आप सोशल मीडिया पे जाके चाहे पैसे कमाने के लिए, चाहे फिर आप अपनी रातों रात एक फेमस होने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी मतलब कुछ भी, चलिए नाच गाना कर रहे हैं, बेहूदी कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन शर्मिष्ठा वाला मामला, रैना वाला मामला, ये तो हदें पार कर रहा है। और इसके लिए क्या कोई नियम कानून कायदा है? नहीं है। तो फिर बहुत मुश्किल होगी, फिर ऐसी घटनाएं आपको रोज मिलेगी, उसमें राजनीति भी होगी, सब कुछ होगा। खैर, एक एक करके सबके विचार। प्रेम कुमार जी, अब आपका विचार। विचारों से मैं ये जा रहा हूं कि सब अपनी बातें रख रहे हैं और उसी में से हमारे लिए अगली बात निकल रही है। जी 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 भट्ट जी, देखिए, बात जो शुरू की जानी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। आज हमें दिख रहा है कि सब्जेक्ट एक बच्ची है, और लेकिन मुझे लगता है कि सब्जेक्ट बच्ची नहीं है। सब्जेक्ट बच्ची को सपोर्ट करने वाला और बच्ची के विरोध में खड़ा, वो जो दो ध्रुव है, सब्जेक्ट वो है। भाई ठीक है, बच्ची मासूम है, या कोई लक्ष्मण रेखा तय नहीं है, क्या बोले कितना बोले, और हाई कोर्ट का निर्णय भी है, एक वक्तव्य भी है कि उनका करियर बर्बाद हो सकता है, ये सारी बातें ठीक है। लेकिन देश भर में ऐसी मासूम बच्चियों का, कम उम्र के बच्चों का, और शोषण के अनगिनत उदाहरण रोज होते हैं, लेकिन उस पर ऐसी वैचारिकी तो नहीं होती जो अभी हो रही है और चल रही है, द्वंद्व चल रहा है। तो इस आलोक में हम देखें तो ऐसा नहीं है कि एक बच्ची ने पैगंबर मोहम्मद पर कह दिया तो कानून एक्शन लेने लगा, तो वो हो गया तुष्टीकरण की, वो मुसलमानों को खुश करने के लिए किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी अपनी ही प्रवक्ता को फ्रिंज एलिमेंट क्यों बोला था, क्यों एक्शन लिया था? भाई पूरी दुनिया के सामने में ये एक दबाव आया, उन्होंने भी पैगंबर मोहम्मद के बारे में बोला था। तो राजनीति केवल ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी के एंगल से हो रही, भाई राजनीति तो मोदी जी के भी एंगल से और बीजेपी के भी एंगल से हो रही है। तो ये दोनों स्थितियां हैं। इसमें जो स्वतंत्रता की बात है कि हमारी अभिव्यक्ति जिंदा रहे, लेकिन अभिव्यक्ति के साथ भी अब वो लिमिट आया कि अभिव्यक्ति नफरत फैलाने को अभिव्यक्ति थोड़े बोलेंगे, या फिर ऐसी बात, अब जैसे हमने माफी मांग ली तो माफी मांग ली, तो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना विजय शाह वो मामले में कि आपकी माफी हम नहीं मानते। किसकी माफी मान ली जाए और किसकी नहीं मानी जाए, ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो एक बच्ची जो गलत कर रही है तो हम मानते हैं कि जेल भेजा जा रहा है तो ये अन्याय हो रहा है। तो जेल भेजा जाना क्या अन्याय है? तो जेल में तो बहुत सारे लोग बिना मुकदमों के, बिना ट्रायल के सड़ रहे हैं, उसके अन्याय पर कोई क्यों नहीं बोल रहा है? तो इसलिए कि उनके साथ कोई वैचारिकी नहीं जुड़ी है, और इसके साथ में इस केस में वैचारिकी जुड़ी है, क्योंकि इन्होंने जो कमेंट किया है उसमें एक वर्ग है, धर्म है,
और दूसरा वर्ग कौन कौन लोग सपोर्ट में खड़े हैं? वो सारे वो लोग सपोर्ट में खड़े हैं जो अक्सर उनका जो टाइमलाइन देखेंगे बोलने का, लिखने का, तो वो सब एक धर्म के प्रति उग्र भाव पैदा करता है, एक धर्म के प्रति नफरत पैदा करता है। तो मेरे ख्याल से सब्जेक्ट लड़की से ज्यादा वो लोग हैं जो कि इसको सब्जेक्ट लड़की को बनाए हुए हैं। जी भट्ट जी। जी, मैं इसमें फिर अपनी एक राय जोड़ता हूं। ठीक है, आपकी आगे पीछे की दोनों बातें ठीक है, वो तो राजनीति हो रही है और हर तरफ से राजनीति होती है, लेकिन आपने कहा कि एक मासूम लड़की और उसके चारों तरफ, तो उस मासूम लड़की के लाखों फॉलोअर्स हैं और हो गए हैं, और उस मासूम लड़की को और कई मासूम देखते हैं सर। ठीक है, और वो जो बोल रही है, जो सुन रही है, जो कह रही है, वो और बच्चे फॉलो करते हैं। अब मैं वह हम लोग यहां पर उस डिबेट में उसके विश्लेषण में तो नहीं जा सकते, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। आप लोग राजनीति में उतर गए कि एक सरकार ने ये कहा, एक तरफ की गिरफ्तारी हो गई, कौन उसके पक्ष में खड़ा है, कौन उसके पक्ष में नहीं खड़ा है, वो सारी बातें और 4 दिन बाद सब भूल जाने वाले हैं। लेकिन ऐसे हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं, ऐसी और कई शर्मिष्ठाएं होंगी जिनको ये बोलना है। अब वो आप उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी माने ना माने, लेकिन एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला हुआ है जहां पर कोई आगा पीछा नहीं है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि लाखों लोग वहां पर उसको देखते हैं, सुनते हैं, और उससे छोटे बच्चे उसको देख सुन रहे होंगे, वो उससे क्या सीखेंगे, इसकी चिंता ज्यादा होनी चाहिए। नाउ अब दिव्या, आपका टेक। सर, जैसा कि अभी आपने बोला कि ये सोशल मीडिया पे उनको और छोटे बच्चे देख रहे होंगे और उनसे वो क्या सीख रहे होंगे, वो जो विजिबिलिटी की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेफिनेटली जब आप एक प्लेटफॉर्म पे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, आपके पास पावर है इन्फ्लुएंस करने की, और विजिबिलिटी के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। लेकिन यहाँ ये भी एक सवाल है कि क्या जो शर्मिष्ठा ने पोस्ट किया, जो उन्होंने ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज की, वो कंट्रोवर्शियल है, ऑफेंसिव है या अनलॉफुल है? हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या हर एक चीज जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती या जो एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, क्या वो अनलॉफुल कैटेगरी में आता है? क्या लॉ का ये जो रिकोर्स लिया गया है, जो प्रोपोर्शनैलिटी, जो एक्शन गवर्नमेंट ने, पुलिस ने लिए हैं, क्या ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्ब करने के लिए वो जस्टिफाइबल है या नहीं है? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो हमारा एक मौलिक अधिकार है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार है। इसको कर्ब करने के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लॉ में ही दिए हुए हैं। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में बड़े सारे पैरामीटर्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए हम ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हमें एक डेमोक्रेसी में ये देखना पड़ेगा कि जो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारी है उसको अगर कर्ब किया जा रहा है तो क्या वो रीजनेबल है या नहीं है। जस्ट बिकॉज कोई चीज कंट्रोवर्शियल है, जस्ट बिकॉज कोई चीज इन्फ्लुएंस कर रही है और लोगों को या किसी को हर्ट कर रही है सेंटीमेंट को, कोर्ट ने बार बार कई सारी जजमेंट्स में ये बोला हुआ है कि सिर्फ सेंटीमेंट हर्ट हो जाना ही आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को कर्ब नहीं कर सकता। आपका इंटेंट होना चाहिए। लॉ में जिसे बोलते हैं मेंस रिया, मैलिशियस इंटेंट, आपका मैलिशियस इंटेंट होना चाहिए, तभी वो एक ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल करेगा। अदरवाइज इट कैन बी ऑफेंसिव, इट कैन बी कंट्रोवर्शियल, बट इट इज नॉट अनलॉफुल एंड देयर इज नो लॉ टू रेगुलेट कि आप सोशल मीडिया पे क्या बोल रहे हैं। अभी समय रैना की कंट्रोवर्सी हुई थी, हमने देखी, कोई रेगुलेशन नहीं है। अभद्र भाषा का प्रयोग करना, गाली देना या कुछ भी ऐसी ऑफेंसिव लैंग्वेज को यूज करना, क्या वो अनलॉफुल है? क्या वो इतनी एग्रेवेटेड है? क्या उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि जो एक्शंस लिए गए हैं एक लॉ स्टूडेंट को जिसने अनकंडीशनल अपॉलॉजी इशू कर दी है, क्या वो जस्टिफिएबल है या नहीं है? अगर लॉ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मेरे लिए ये मुद्दे हैं, मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि एक डेमोक्रेसी में जो ये हो रहा है, जो ये एक्शन है, अगर इसमें से पॉलिटिकल चीज को बाहर निकाल दे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस को, पॉलिटिकल प्रेशर को बाहर निकाल दिया जाए, तो इस वक्त सबसे प्रेसिंग तो ये सवाल है कि क्या ये जस्टिफिएबल एक्शन है एक बच्ची के लिए जो लॉ स्टूडेंट है, लॉ स्कूल में पढ़ रही है, जिसने ऑफेंसिव कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और ओपिनियंस दिए लेकिन अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी इशू करी, और क्या वो अपने आप में एक ऑफेंस क्रिएट करते हैं या नहीं करते हैं? ये भी एक मुद्दा है जो हमें एज अ सोसाइटी एड्रेस करना चाहिए। एक सेंटीमेंट कब हर्ट हो रहा है, या वो सेंटीमेंट हर्ट हो रहा है, या एक फ्रेजाइल ईगो हर्ट हो रही है, या हमारे ओपिनियंस हम सुन नहीं सकते। हर वक्त जो कम्युनल चल रहा है माहौल देश में, दोनों पक्षों के लिए
कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बोले जाते हैं हर तरफ से। तो क्या हमारी सेंसिटिविटी इतनी कम हो चुकी है कि हम कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं? क्या हम सुनना नहीं चाहते तो इसलिए हम लोगों के मुंह ही बंद कर देंगे? क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं है, ये भी सवाल हमें पूछने चाहिए अपने आप से कि एज अ सोसाइटी हमारा टॉलरेंस लेवल कहाँ जा रहा है। और हमें ये भी सवाल पूछना चाहिए कि एज अ सोसाइटी जब हमारे पास आज की डेट में सोशल मीडिया है, हमारे पास पावर है, हर दूसरा इंसान इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, तो उनपे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए समाज की तरफ से, लॉ की तरफ से? ये भी बड़े मुद्दे हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है इस मुद्दे को पूरी तरीके से समझने के लिए। तो दिव्या, एक छोटी सी बात मैं इसमें बोलूँगा, आपने बहुत अच्छा बोला, लेकिन जो सोशल मीडिया है, या फॉर एग्जांपल ये भी मीडिया है जिस पे आप बैठी हैं, ठीक है, यहाँ पर आप जो भी शब्द बोल रही हैं वो बहुत सोच समझ के बोल रही हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले हर्षवर्धन जी ने कहा कि अब तो यहाँ पर भी हदें पार होने लगी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जब हदें पार होती हैं तो उस पर तुरंत घंटी बजती है। लेकिन सोशल मीडिया में ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है, और यकीन मानिए आप इसे आज इग्नोर कर दीजिए तो कर दीजिए, लेकिन जितना वो आपके समाज को आज इन्फ्लुएंस कर रहा है, और समाज कौन है? आप हैं, मैं हूं, जिसके लिए कानून बना है, तो वो कानून मेरे और आपके लिए बना है ना। और अगर वो मेरे और आपको, अभी मैं उनके धार्मिक सेंटिमेंट या उस पर नहीं जा रहा, वो तो मामला कंट्रोवर्सी में चला गया, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई शर्मिष्ठा, कोई समय रहना अपने किसी पर्सनल फायदे के लिए, पैसों के लिए, या फिर अपनी लोकप्रियता के लिए अगर किसी भी हद तक जा रहा है और वो समाज को इन्फ्लुएंस कर रही है, और अगर उसके लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है, तो फिर आपको कानून पे विचार करना चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि वो बोल रहे हैं वो कानून के दायरे में आता है कि नहीं, लेकिन जो वो कह रहे हैं उसके लिए क्या कोई कानूनी प्रावधान है कि नहीं। बस मेरा इतना कहना होगा। आगे चलते हैं। अब सुबही, आपका विचार। जी जी, विपिन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद कि आप इतने सीरियस सब्जेक्ट पर इतना शालीनता के साथ डिबेट करवा रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा नहीं था कि अगर एक दूसरे के ऊपर पैनलिस्ट चिल्लाते तो बात अच्छे से जा नहीं पाती। तो आई एम वेरी थैंकफुल। तो सबसे पहले तो मैं आशुतोष जी की बात को सेकंड करती हूँ, जो उन्होंने कहा बहुत समझदारी की, जिम्मेदारी की बात है, उनका तजुर्बा रहा होगा कि जब हम जातियों को या फिर मजहब को और रिलीजन को पॉलिटिसाइज करके अपने राजनीतिक हित साधने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, तो उससे एक लॉन्ग टर्म नुकसान देश का होता है, लोकतंत्र का होता है, डेमोक्रेसी का होता है। एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट किसी पार्टी का भले ही हो सकता है, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज हम ये बात कर रहे हैं। आजकल राजनीति के जो मुद्दे हैं वो खत्म हो गए हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई रियल मुद्दा नहीं बचा है। हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, पानी में जहर घुल गया है, मिट्टी की उर्वरता खत्म हो गई है, हिमालय धंस रहा है, AQI सांस लेने लायक नहीं है। भारत के भविष्य बच्चों के लिए देश की प्रकृति क्लाइमेटिक इमरजेंसी से जूझ रहा है देश, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। सब जातियों में और पंथ और मजहब में एक दूसरे को लड़वाने में बिजी हैं। दूसरी बात, मैं हर्षवर्धन जी की बात को भी सेकंड करना चाहती हूँ। वो भी मेरे लिए आदरणीय है, उनका भी अपने जीवन का तजुर्बा है कि ये जो मुद्दा है ये बहुत मल्टी डायमेंशनल को चश्मे से देखना पड़ेगा। ये हम एक दृष्टि से नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल। देखिए, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक मुस्लिम हूँ, मेरे प्रॉफिट को अगर कोई आपत्तिजनक कोई शब्द बोलता है, एक 22 साल की लड़की बोलती है और फिर वो रियलाइज कर लेती है, दिल से माफी मांग लेती है, तो मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर बोल रही हूँ कि मैं उसको माफ करूंगी। इवन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर आज धरती पे जिंदा होते और उनका कोई अपमान करता और फिर दिल से माफी मांगता तो वो उसको माफ करते। लेकिन ये पता नहीं मुसलमानों से भी बड़े मुसलमान कौन से आ गए हैं कि ये लोग, ममता बनर्जी जी मुसलमान से भी बड़ी मुसलमान बनी हुई है। मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए उनको एक मुद्दा मिल गया, वही जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा 2026 की राजनीति करने के लिए। मेरा सवाल है एज एन इंडियन मुस्लिम कि अगर उनको रिलीजियस फीलिंग हर्ट करना इतना बुरा लगा और एक डेमोक्रेटिक गिरफ्तारी थी अगर ये, तो जब बंगाल में टीएमसी के सांसद नेता हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं तब क्यों नहीं होती हैं गिरफ्तारियां? कोलकाता में कालीघाट मंदिर है, जिस मंदिर के नाम पर कोलकाता का नाम है शहर का, जो टीएमसी की मैं उनका नाम भूल रही हूँ, सांसद है, एम से नाम है, अभी आपने भी दिखाया था, उन्होंने कि माँ काली सिगरेट पीती है, शराब पीती है, ऐसी स्टेटमेंट्स दी है। महादेव को ये मोइना महुआ मोइत्रा माँ काली का अपमान करती हैं, महादेव का अपमान करते हैं, भगवान राम का अपमान करते हैं,
भारत के सारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हैं बंगाल में ये लोग। विपिन जी, मैं किसी राजनीतिक पार्टी को बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं राष्ट्र जागरण अभियान की राष्ट्रीय संस्थापिका हूँ और पूरे देश में प्रवास करती हूँ। जिस समय सीए एनआरसी के दंगे हो रहे थे, मैं बंगाल में ही थी। वहां पर एक साध्वी जी को हाउस अरेस्ट कर दिया था, सत्संग भी नहीं करने दिया था, और वहां पर टोपी वाले, दाढ़ी वाले, इवन फर्जी वोटर आईडी, फर्जी आधार कार्ड वाले बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, जो भारत के नागरिक भी नहीं थे, सड़कों पे उतार रखा था सीएनआरसी के विरोध में। 26 से ज्यादा बसेस जलवा दी थी, स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे हो रहे थे। तो ये जो लेडी जिन्ना बनी हुई है बंगाल में और मुस्लिम अपीजमेंट के लिए सिर्फ एक 22 साल की बच्ची की स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर रही है, ये भी हम लोग देख रहे हैं और ये भी किसी से छुपा नहीं है। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि हमने अपने गुरु से सीखा है कि हिंदू इज अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों देवी देवता है हमारे देश में और सबका सम्मान है। भारत में अगर प्रॉफिट मोहम्मद का अपमान नहीं हो सकता, तो भारत में भगवान राम का भी अपमान नहीं हो सकता, भारत में महादेव का भी अपमान नहीं हो सकता, माँ काली का भी अपमान नहीं हो सकता। ये जो वन साइडेड सेलेक्टिव आउटरीच, सेलेक्टिव राजनीति, सेलेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं, इसको करना बंद करिए, बिकॉज यू आर डीलिंग विद यूथ। 60% भारत की जनता युवा है। अगर आप उनको ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो कल को ये समस्या फ्रैंकेस्टाइन बन के आपके सामने आएगी और आप इसको संभाल नहीं पाएंगे। जी ठीक है, आपने शुरुआत बहुत अच्छी की सुबुही, लेकिन अंत में थोड़ी राजनीतिक हो गई। वो तो हम मान ही रहे हैं शुरू से कि इसमें मुद्दे का राजनीतिकरण हो गया है। और देखिए, कोई राजनीतिक पार्टी आज आई भी नहीं। दिस इज अ पर्सनल रिमार्क विपिन जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं आपके रिमार्क को बहुत अच्छा मान रहा हूँ। आपने उसमें सारी चीजें इंक्लूड की, इसमें सारी चीजें। अगर प्रॉफिट की रिस्पेक्ट है तो महादेव की भी रिस्पेक्ट है। इस देश हाँ, बिल्कुल है। बिल्कुल है। देखिए, वहां पर शर्मिष्ठा जो करने गई ना, दरअसल वही है। अभी वो मुद्दा दूसरी तरफ निकल गया है, लेकिन मैं तो पता नहीं क्यों उसके दूसरे साइड पे ज्यादा जाना चाह रहा हूं कि शर्मिष्ठा को पता था वो क्या बोल रही है। ऐसा नहीं कि वो बोल गई, उनको पता है। और शर्मिष्ठा का रोज का काम था ये, वो इसी तरह की वीडियो बनाती थी। अब बोलते बोलते उन्होंने वो मर्यादा पार कर दी जहां पे ये नौबत आ गई। शायद सोचा कि नहीं सोचा, उन्होंने इतना बड़ा नहीं सोचा होगा, लेकिन वो तो उनका डेली का ही काम था। आप शायद उनके वीडियोस निकाल के सुन भी नहीं पाएंगे। पहले कोई जानता भी नहीं था, आज हम बात कर रहे हैं तो और लाखों लोग सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, ये करेंगे। यही उनका पर्पस था जो फुलफिल भी हो रहा है। वेल, आतिकुर रहमान साहब, चूंकि आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप क्योंकि ये मामला धर्म से भी जुड़ा हुआ है, मैं चाहूंगा धर्म वाली टिप्पणी भी आप कीजिएगा, लेकिन उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, ये बात आज हो क्यों रही है, उस पर आइएगा। विपिन जी, जो बात मैं कहने जा रहा हूं, यही बात मैंने नुपुर शर्मा जी के वक्त में भी कही थी कि नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा है, ब्लास्फेमी एस्टेब्लिश नहीं होती है। इस्लाम के अंदर ब्लास्फेमी जैसी कोई चीज नहीं है। जिस तरह से सुबुही जी ने अभी कहा कि प्रॉफिट ने तो माफी दी थी लोगों को, प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने दुश्मनों को ना कभी माफी मांगने कहा, बल्कि उनके माफी ना मांगते हुए भी उनको माफ कर दिया। सारा दारोमदार ये जो शर्मिष्ठा जी की टिप्पणी के ऊपर है, वो है कि भाई धार्मिक भावनाएं आहत हो गई, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। तो जिन लोगों के, जिन मुसलमानों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या प्रॉफिट ने कभी अपने दुश्मनों के खिलाफ कोई एक्शन लिया? प्रॉफिट मोहम्मद का काम था उनको माफ करना। प्रॉफिट मोहम्मद ने तो उस तक हिल्दा को माफ कर दिया जिसने आपके चचा का कलेजा निकाल कर खाया था। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं विपिन जी जो हम दे सकते हैं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि मुसलमानों का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट विपिन जी यहाँ पर यह है कि प्रॉफिट मोहम्मद और इस्लाम के खिलाफ बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है, बहुत सारे ब्लास्फेमी एक्ट हुए हैं, उसके खिलाफ मुसलमानों ने एक्शन भी लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सलमान रश्दी ने सैटेनिक वर्सेस लिखी, लोगों ने सड़क पे आके उसका प्रोटेस्ट किया, कुछ लोग मुंबई में मारे गए। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने किताब को बैन कर दिया। डॉक्टर रफीक जकरिया हमारे इस्लामिक स्कॉलर जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सलमान रश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेस का जवाब एक किताब लिखकर मोहम्मदन कुरान जवाब दिया। इसी मोहम्मदन कुरान का हवाला
मैंने नुपुर शर्मा को दिया। तो भाई अ बुक फॉर अ बुक, अ पोएम फॉर अ पोएम, अ पेंटिंग फॉर अ पेंटिंग। यहां पर ब्लास्फेमी लॉ इंडिया में नहीं है पाकिस्तान की तरह और देशों की तरह। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारी भारत सरकार का कि आज तक के ब्लास्फेमी लॉ जैसी कोई यहां पर प्रक्रिया नहीं हुई है और ना कभी होने देंगे हम। यहां पर बेसिकली जो डिस्टर्बिंग फैक्टर वो ये है, पहले मैं ये मुसलमानों से अपील करना चाहूंगा कि क्योंकि इस्लाम में ब्लास्फेमी नहीं है, किसी भी प्रॉफेट मोहम्मद की टिप्पणी को आप दिल से ना लगाएं। प्रॉफेट मोहम्मद का रुतबा कहीं से कहीं तक खत्म नहीं होगा, कम नहीं होगा, आहत नहीं होगा। मैं इनवाइट करता हूं तमाम मेरे उन दोस्तों को जो प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ जो क्रिटिसिज्म लाना चाहें लाएं। हम रिसर्चर ऑफ इस्लामिक स्टडीज उनका जवाब देने के लिए बैठे हैं। हमारे उलेमा बैठे हैं, हमारे आलिम बैठे हैं, हमारे स्कॉलर्स बैठे हैं। वो बताएंगे कि प्रॉफेट मोहम्मद की लाइफस्टाइल क्या थी, उनकी छवि क्या थी। वो हाथ नहीं हो सकती। अब यहां पर सवाल ये आता है विपिन जी, जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है वो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। और मैं छोटा सा एग्जांपल देकर अपनी बात को खत्म करूंगा। ये नॉन स्टेट एक्टर है शर्मिष्ठा। यहां पर एक नॉन स्टेट एक्टर महाराष्ट्र के अंदर महाराज गिरी ने प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की। हमने कहा कि वी इनवाइट क्रिटिसिज्म, लेकिन उसके सपोर्ट में कौन उतरा विपिन जी? स्टेट एक्टर, द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, जिन्होंने कहा कि मेरे रहते हुए महाराज गिरी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। यह है डिस्टर्बिंग ट्रेंड और यह है डिस्टर्बिंग फैक्टर। जी ठीक है, तो आपकी बात कंप्लीट हो गई, लेकिन आपने उसमें मेरी बात का कोई जिक्र नहीं किया जिस पे मैं लाना चाह रहा था। बट ठीक है, चलिए देखिए, धार्मिक मामले अलग होते हैं, उनको आप लेकर आगे जाइएगा तो ईश निंदा का कोई एंड नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। और सबको अपने अपना मजहब प्रिय है, सबको अपने अपने भगवान प्रिय हैं, सबको अपने अपने ईश्वर प्रिय हैं और उन्हें भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन असली मुद्दा ये है कि ये सब हुआ क्यों। हाँ जी, हर्षवर्धन कुछ कहना चाह रहे, राइट? नहीं विपिन जी, एक तो ये कि अतीकुर रहमान जी से कई बार असहमति होती है और कई बार हमारी सहमति भी हुई है। मुझे याद है कि नुपुर शर्मा के समय में अतीकुर रहमान जैसे गिने चुने इस्लामिक स्कॉलर थे जिन्होंने ये बात कही, लेकिन इस पर क्या बहस नहीं होगी क्या? हम तो ये बार बार कहते हैं और हिंदू धर्म में तो बाकायदा हम तो किसी पर भी सवाल खड़ा करते हैं। हम तो बाकायदा अपने जो हमारे जिनको हम मानते हैं कि ये हमारा धर्म है, हमारी आस्था है, हमारे ईश्वर हैं, हमारे देवी देवता हैं, हम उनके भी चरित्रों पर सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन क्या मुसलमानों में जो घिटवाइजेशन, और मैं ये कह रहा हूं तो आप समझिए कि जब मेरे जैसा व्यक्ति एक कह रहा है और बोलते हुए लगता है कि कहीं कुछ ऐसा ना निकल जाए कि अतीकुर रहमान जी तो नहीं मानेंगे, दूसरा कोई कहेगा कि सर तन से जुदा कर दो, किसी दूसरे को ऐसा लग जाएगा। लाखों हजारों की भीड़ देश के अलग अलग हिस्सों में ये करती है। नुपुर शर्मा पर अतीकुर रहमान जी कहते हैं, इन्होंने कहा कि कहना चाहिए। और बिल्कुल अगर कोई भी व्यक्ति कोई इस तरह करे और कोई चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, क्या कोई मिनिस्टर हो, किसी के साथ ऐसे के साथ खड़ा है तो बिल्कुल ठीक नहीं। लेकिन वो जो हजारों लाखों की भीड़ आई, वो करेक्शन प्रोसेस कैसे शुरू होगा? क्या वो कोई संभावना आपको दिखती है? क्योंकि आप बोल रहे हैं, सुबह ही बोल रही हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बोल रहे होते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमसे कोई आके एकेडमिक डिबेट करे, तो एकेडमिक डिबेट तो अलग चीज है। लेकिन ये जो मास मुसलमान है, बड़ा वर्ग है, जो सड़कों पर उतर आता है, जो कन्हैयालाल दर्जी कर देता है, अमोल कोल्हे कर देता है, जो मतलब साफ साफ दिखता है, तो आप डिबेट कैसे करेंगे? अगर गर्दन पर आपके तलवार लग दी जाए तो कौन डिबेट करेगा? तो क्या एक वर्ग अगर इस तरह से ब्लास्फेमी को बिना भारत में ईश निंदा कानून हुए लागू करा रहा है, फोर्स करा रहा है ना, मतलब सरकारों पर ये दबाव है। जो सो कॉल्ड सेकुलर है, मैं उनको फ्रॉड सेकुलर कहता हूं, क्योंकि रियल सेकुलर तो ये कि हर किसी को, हर एक को एक बराबर समझना, हर एक दूसरे का सम्मान करना। तो ये वाला कैसे ठीक होगा? इसको अगर आप बताइए, थोड़ा अच्छा किया आपने विषय लाया, ये जानना जरूरी है। इस पर मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ विपिन जी। चलिए क्विकली, मैं ब्रेक लूं उससे पहले आप एक मिनट में दोनों अपनी बात रखिए। सुबह आप बोल लीजिए, फिर अतीकुर रहमान साहब आप। जी हर्षवर्धन जी, आपका हालांकि ये सवाल अतीकुर रहमान भाई से था, लेकिन मैं फिर भी इसके ऊपर, कम उम्र है लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस
एक ऐसे गुरु का आशीर्वाद है। तो मेरी जो समझ है इस विषय पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि इसका समाधान तभी होगा जब इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स, रैशनल मुस्लिम्स और रोशन दिमाग मुस्लिम्स को इंपॉर्टेंट मुस्लिम लीडरशिप पोजीशंस में प्लेस किया जाएगा। मुस्लिम एकेडेमिया में जब वो लोग पहुंचेंगे, जब अतीकुर रहमान जी जैसे लोग, या जैसे बिहार के जो गवर्नर हैं आरिफ भाई, ऐसे लोग जब इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे पहुंचकर लीड करेंगे, तभी समाधान होगा। क्योंकि भीड़ की अपनी कोई मानसिकता नहीं होती। साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि भीड़ अपने लीडर की मानसिकता से चलती है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो मुसलमान लीडर सिर्फ माउथ पीसेस पसंद करती हैं। जितना हम बोले उतना ही आप बोलिए, उनको रिफॉर्मर्स नहीं चाहिए। तो जब तक मुस्लिम लीडर रिफॉर्मर्स नहीं इलेक्ट होंगे, रिफॉर्मर्स नहीं सिलेक्ट होंगे, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे नहीं लाए जाएंगे, तब तक मुस्लिम समाज में मासेस में परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि जो उनके लीडर्स कहते रहेंगे वही वो लोग करते रहेंगे। तो सुबुई, मुझे लगता है हम दूसरी तरफ निकल गए। देखिए, ये अलग बहस है, किसी और दिन करेंगे। लेकिन आज मुद्दा ये है नहीं दरअसल। ठीक है कि ममता बनर्जी ने पुलिस भेज दी और गिरफ्तारी हो गई, उसका एक विरोध है और क्या किसी के बोले, मुद्दा इससे बड़ा है। देखिए, आप थोड़ी देर पहले चर्चा में बात निकल कर आई थी कि जो टीएमसी की सांसद है, भाई टीएमसी की सांसद ने बोला ना, सांसद कितने हैं देश में? उतने ही जितनी संसद में सीट है, 500 उसके प्लस, उतने सांसद है इतने बड़े एक 140 करोड़ के देश में। लेकिन हर ऐरा गैरा निकल कर कहीं कुछ बोल देगा और उसमें हम अपना नेशनल डिबेट का 1 घंटा वेस्ट करेंगे। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि समस्या कहीं और है। मैं तो आज उस समस्या पे बात करना चाह रहा हूं। ये तो ठीक है, ये आप बात करते रहिएगा, ऐसी बहुत डिबेट्स हम करते हैं, होता है कि ये समाज का, इस धर्म का ऐसा। लेकिन क्यों इस शर्मिष्ठा की एक टिप्पणी पे आज इतना बवाल मचा हुआ है? आप उसका देख रहे हैं वो सब कहां से आ रहा है? एड्रेस वहां चाहिए, नहीं तो ऐसे और 1000 लोग आएंगे जिन पर बैठ के आपको यहां पे डिबेट करनी पड़ेगी। कितनों को आप रोकिएगा? क्योंकि सबको पता है ना, आसान तरीका बन गया, ये बहुत आसान है। जाओ, कुछ भी अल्ल-बल्ल कर दो, बोल दो, बता दो, डाल दो, चाहे पैसे आ रहे हो, चाहे उससे कुछ और आ रहा हो, चाहे उससे फेमस आप हो रहे हो, रातों रात आपके लाइक्स बढ़ रहे हो, आपके हिट्स बढ़ रहे हो, वॉट, ये वहां की प्रॉब्लम है। ठीक है, एक छोटा ब्रेक लेते हो। ब्रेक के बाद मैं आप लोगों से इसी दिशा में इसका हल पूछूंगा। ये तो घटना जो घट गई, उसमें राजनीति घुस गई, वो सब ठीक है, बाकी की और बातें भी हम कभी करेंगे। लेकिन आज ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो, या इस तरह की घटनाओं में बहुत बेतहाशा बढ़ोतरी ना हो, वो कैसे हम सुनिश्चित करेंगे, इस पर थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान चाहूंगा। छोटा ब्रेक के बाद बातचीत को जारी रखेंगे। वेलकम बैक। आवाज अड्डा में आज बात हो रही है कि गंदी जुबान और सियासी घमासान, उस पर पूरा मामला शर्मिष्ठा वाला है, जिसमें से आपसे ज़्यादातर लोग अवगत होंगे। ब्रेक से पहले काफ़ी बातचीत हमारी हुई, सभी मेहमानों ने अपने अपने पक्ष रखे इस पूरे मामले में। जो पूरा केस था उसके इर्द गिर्द की राजनीति पे ना, क्योंकि मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि अब उसकी जो एक्चुअल इशू है उस पर मैं आप लोगों का थोड़ा ध्यान चाहूँगा, उस पर मैं आप लोगों की थोड़ी टिप्पणियाँ चाहूँगा कि ये कैसे रुक सकता है। और इसकी जड़ जाती है सोशल मीडिया और इस पूरे तंत्र में। आशुतोष और हर्ष जी तो 2 बड़े इन्फ्लुएंसर हमारे बीच में हैं, मतलब वरिष्ठ पत्रकार तो हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे भी उनकी बड़ी खासी प्रेजेंस है। आशुतोष, आपसे पूछना शुरू करता हूं और सब छोटे छोटे जवाब रखेंगे क्योंकि इस वक्त समय थोड़ा कम है। कैसे इस चीज को सुधारेंगे? कानून लाके, कुछ और व्यवस्था करके? क्योंकि ये धीरे धीरे हाथ से बाहर निकल रहा है और ऐसा अब आए दिन होगा, आप इसे रोक नहीं पाएंगे। देखिए विपिन जी, सबसे पहले तो आप ये मत कहिए कि आप 1 घंटे इस पे डिबेट करके अपना वक्त जाया करते, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, वाणी की स्वतंत्रता ही लोकतंत्र का मूल है। पर सर, तो कुछ भी बोलना अलाउ है? हाँ, नहीं, मैं बोल दीजिए। फिर जो शर्मिष्ठा ने वहां सब बोला हम यहाँ बोल सकते हो, तो फिर हम भी वाणी की स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसीलिए 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट जो आया था वो वाणी की स्वतंत्रता पर ही था, रीजनेबल। तो फिर सर, वाणी की स्वतंत्रता एक लाइन कह देने भर से सारी बात क्या खत्म हो जाती है? सर, कुछ विवेक नाम की भी तो चीज होती है। अब मुझे अपनी बात कहने दें। देखिए, मेरा कहना यह है कि देखिए, जो सारा सवाल जो खड़ा होता है वो कहीं ना कहीं धर्म को लेके खड़ा हो रहा। नहीं, देखिए, धर्म हटा दीजिए आशुतोष जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, उसमें से शर्मिष्ठा का वो वाला हिस्सा निकाल दीजिए, वो टिप्पणी वाला। बाकी के वीडियो भी आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए और फिर बात करते हैं हम। देखिए, मैं तो हमेशा इस बारे में पक्ष में हूं कि आप उसको गिरफ्तारी क्यों करें, जब उसने माफी मांग ली, डिलीट कर, तो गिरफ्तार। लेकिन देखिए,
जो सवाल आज की तारीख में खड़ा हो रहा है वो दरअसल धर्म की वजह से ही सारा खड़ा हो रहा है। तो मेरे इसमें 4 सुझाव है, मैं एक एक लाइन में बता देता हूं। सबसे पहली बात यह है कि जो आजादी के बाद से जो सेकुलरिज्म हम लोगों ने अपनाया उसमें बुनियादी दिक्कत है। सेकुलरिज्म को धर्म के साथ इंगेजमेंट करना पड़ेगा, ये मेरी पहली राय। जो सेकुलरिज्म जो धर्म का निगेट करती है, मैं उस सेकुलरिज्म को नहीं मानता, मुझे लगता है उसमें वो दिक्कत है, वो दूर होनी चाहिए। दूसरी बात, जो धर्म है वो कट्टरता से निकल के उसको रोशन ख्याल लोगों तक जाना चाहिए, और इसके लिए समाज को भी कोशिश करनी चाहिए और मीडिया को भी कोशिश करनी चाहिए। तीसरी बात जो ये है कि जो धर्म का जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा, जो राजनीतिकरण हो रहा, जो शर्मिष्ठा जिसका एक तरीके से शिकार मैं मान सकता हूं, या जो महाराष्ट्र के अंदर वो जो उसका शिकार होती है। तीसरी बात क्या है कि धर्म को कर्मकांड से और जो इसकी पाखंड से, अंधविश्वास से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर इन चारों चीजों को हम रखें और उसके बाद ये तय कर देंगे, कानून किसी समस्या का हल नहीं है। कानून आप 50 बना दीजिए, लेकिन स्थितियां वैसे ही पैदा होती रहेंगी। तो जो लोग शर्मिष्ठा के नाम पे एक उसकी धार्मिक आजादी के बारे में बात करते हैं, वो भी गलत कर रहे हैं। या लो जो महाराष्ट्र में जो बच्ची, इसका मैं नाम भूल रहा हूं, जो उसके साथ खड़े होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में कि नहीं, उसको तो अधिकार है पाकिस्तान के बारे में कुछ भी बोलने का और उसको करने का। मेरा प्रश्न इसी बात को लेकर यह कि वाणी की स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन हमारा समाज, हमारा संविधान उसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। लेकिन जो असली समस्या ये है कि आज के पोलराइज्ड राजनीतिक माहौल के अंदर धर्म का जो राजनीतिकरण हो रहा है और राजनीति का जो धार्मिककरण हो रहा है, दोनों अलग अलग उसकी चीजें, वजह से दोनों बहुत अलग समस्या अलग पैदा चीजें। देखिए, अब मिला देंगे तो मिल ही जाएगी और कहां अछूती रहने वाली है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि दोनों अलग अलग चीजें, अगर हम फिर मिला के बात करेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे नहीं। हर्षवर्धन जी, शायद आप मेरा सवाल समझें। सर म्यूट पर हैं आप शायद। शुरुआती टिप्पणी मैं सब बोल चुका हूं, तो राजनीति वाले, धर्म वाले मसले पर नहीं जाऊंगा कि उदयनिधि स्टालिन, महुआ मोइत्रा, सायोनी घोष ये कैसे बाहर घूम रहे हैं, कल्याण बनर्जिया। जो आप सवाल पूछ रहे हो बड़ा गंभीर है, और इसको शायद मेरा ये मानना है कि अलग से इसकी सचमुच डिबेट मांगती है। ये जो नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए, जिस जगह से आए हैं, जिस समाज से आए हैं, ये मर्यादा, लक्ष्मण रेखा, पारिवारिक संस्था, शब्द कौन से बोले, गाली क्या दी जानी चाहिए, क्या गाली होगी भी तो ठीक है, हम वैसे बात करेंगे तो कोई कहेगा कि वो ठीक जगह कह सकते हैं क्या। सभ्य और असभ्य की जो परिभाषा है ना, वहां थोड़ी अलग है। वहां नग्नता और दूसरी परिभाषाएं भी अलग हैं। वहां किसी भी हद तक एक दूसरे को कैसी गालियां जो सामान्य प्रचलन में, जिसको गाली भी नहीं मानते। अब ये जो नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए हैं, इस पे आप रिपोर्ट भी करिए तो वो चीजें वो स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसको मानना है कि डिबेट चल रही। फिर जो गलत बातों का इंटरेक्शन है वो उसमें लाइक और रिपोस्ट और व्यूज और उससे फिर कमाई से जुड़ गया है। ये भी एक खतरनाक है। अगर आप पूरी तरह से इसको राजनीति से बाहर कर दें, ऐसा नहीं कि सारे लोग राजनीति में, कई लोग उनका कोई विचार नहीं है, कुछ भी नहीं है, जहां दिखा कि आज इसकी बात कर ली नहीं, कल उसकी बात कर लेनी। जो आईटी सेल्स में काम करने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि अपना इन्फ्लुएंसर बढ़ाने का ये एक तरीका है, फिर हम उसके बाद आ जाएंगे और अपनी पार्टी या अपने विचार उसके साथ खड़े हो जाएंगे। मेरा ये मानना है कि यहां जाकर कानून तो इन प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाना ही पड़ेगा। वाणी की स्वतंत्रता सर्वोच्च है, लेकिन लक्ष्मण रेखा, मर्यादा तो हर समाज को तय करनी पड़ती है। आज के आधुनिक समाज को भी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 21-22 छोड़िए, अभी 10 साल के, 8 साल के, 6 साल के बच्चों के हाथ में ये मोबाइल और सारी चीजें हैं। रील्स जाने अनजाने हम सब देखते हैं, लती हो गए। हम में से जो लोग बिल्कुल नहीं करते, कल मैं गुवाहाटी से लौट रहा था तो मैंने देखा कि जहाज में उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन एक लड़की बैठी हुई, थोड़ी देर में उसने क्या किया, तो कैलकुलेटर निकाल के उसको 2 बार उसने टैप किया। यानी हमारी आदत ये हो गई कि हम कुछ ना कुछ देख रहे हैं। उसमें ऐसी चीजें कानून जरूर बनाना पड़ेगा, इस नए माध्यम से निपटने का तरीका खोजना पड़ेगा, और लक्ष्मण रेखा तो तय करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और मतलब आप यहाँ और वहाँ की बात कर रहे थे, अब मुझे लग रहा है वो वहाँ ही वहाँ हो गया है, क्योंकि वो हमसे अछूता नहीं है। हम शायद आइसोलेशन में देख ले, लेकिन देख तो सब रहे हैं, क्या छोटा क्या बड़ा, इसलिए कंप्लीटली समाज ही वही बन गया है। दिव्या, योर थॉट। सर मैं बिल्कुल इस बात से अग्री करती हूँ कि अगर हम इस मुद्दे से धर्म को निकाल दें और इस मुद्दे से अगर हम राजनीति को निकाल दें, तो एक सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी हमें एड्रेस करना चाहिए इमीडिएटली, वो ये निकल के आता है कि सोशल मीडिया पे क्या रेगुलेशंस होने चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया पे आज हर उम्र के लोग हैं, छोटे बड़े, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इन्फ्लुएंसर से। वो उन इन्फ्लुएंसर्स के व्यू पॉइंट क्या है, उनकी
मानसिकता क्या है, वो कहाँ से आ रहे हैं, वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इस पे कोई सेंसरशिप नहीं है। सोशल मीडिया पे आज हम बोल रहे हैं, हम जब वर्चुअली मीडिया में होते हैं या पर्सनली होते हैं, उससे बहुत डिफरेंस होता है। जो शर्मिष्ठा ने जो भी चीजें बोली हैं, अगर मैं उनको ये बोलती कि वो 4 लोगों के सामने बैठ के वो बोले, तो शायद वो उस भाषा का उस तरह से प्रयोग नहीं करती, क्योंकि वो प्रतिक्रिया देख रही हैं, आपकी फिजिकली आपकी एनर्जी को महसूस कर रही हैं। वर्चुअल मोड में ये सारी चीजें मिसिंग होती हैं। तो वर्चुअल मोड में कोई भी पर्दा नहीं होता है। वर्चुअल मोड में आप बैठे हैं और आपके थॉट्स हैं, और आप उनको बिना सेंसरशिप के, बिना किसी फिल्टर के आप बोलते जा रहे हैं, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के, बिना किसी सेंसरशिप के आप उनको वर्चुअल मीडिया पे व्यक्त कर रहे हैं, जो हजारों लाखों लोगों को आज इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा कंजम्पशन यूथ कर रही है आज सोशल मीडिया का, और ऑल टाइम अवेलेबल ऑन देयर फिंगर टिप्स। करना क्या होगा इसमें? हमें सेंसिटाइजेशन तो पहले लाना चाहिए, सोसाइटी को भी, फैमिलीज को नहीं भी। आएगा मैम, वो नहीं आएगा। सेंसिटाइजेशन, सेल्फ रेगुलेशन कुछ काम नहीं करेगा, और हमारे देश में कुछ नहीं करेगा। आपको या तो ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पे जाना पड़ेगा, या फिर आपको यूरोपियन यूनियन की तरह जाना पड़ेगा। अभी उतना टाइम नहीं कि वो बातें यहाँ बोलूँ मैं, लेकिन आप सोचे कि कोई चीज सेल्फ रेगुलेट हो जाएगी, सेंसिटाइज हो जाएगी, वो नहीं हो पाएगी, उल्टी दिशा में जाएगी। सेंसिटाइजेशन हैव टू बी टेकन, बिकॉज आज छोटे बच्चे 10, 12, 13 साल के जो बच्चे यूज कर रहे हैं, वो यूरोपियन यूनियन में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, वो उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। बट नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वहां के लॉस की बात कर रहा हूँ। सॉरी, शायद मैं पूरी तरह बता नहीं पाया, मैं लॉस की बात कर रहा हूँ। उन लोगों ने उस चीज के खतरे को पहचाना है और उसके ऊपर नियम बनाने शुरू किए। ओनली वे आउट ऑफ दिस सोशल मीडिया रेगुलेशन एंड गाइडलाइन, सेंसरशिप, इन्फ्लुएंस। ठीक है, गॉट योर पॉइंट कि उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। सुबुई जी जी विपिन जी, अगर हम इससे पंथ को, रिलीजन को और नेशनल पॉलिटिक्स को निकाल देते हैं, तो भी ये घूम फिर कर जियो पॉलिटिक्स पर आता है मामला। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हम अपने देश के बच्चों की, युवाओं की चिंता नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश में बेरोजगारी है, हमारे देश में पेपर लीक हो जाते हैं, हमारे देश वो सब अलग विषय मैम। अभी जो पॉइंट है उस पर आपका क्या विचार है? विपिन जी, बात पूरी करने देंगे तभी तो पता चलेगा ना, मैं बेवकूफ या इलिटरेट नहीं हूँ। मेरी स्टेटमेंट पूरी होने के बाद आपको पता चलेगा। समय थोड़ा कम है मैम, इसलिए मैं माफी चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। सुन लीजिए, यूट्यूब के पेरोल पर है हमारा ज्यादातर युवा, और जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा कि पैसे से जुड़ गए हैं व्यूज, तो वो व्यूज पाने के लिए कुछ भी बोलेंगे अब। और ये सारा कुछ अमेरिका के कंट्रोल में है। कल को सपोज करिए कि वो अचानक बंद कर देते हैं सोशल मीडिया, तो सुसाइड्स करेंगे हमारे युवा। कल को वो नरेटिव वॉर में जो चाहेंगे वो तोते की तरह बोलेगा हमारा युवा। इस खतरे को हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो अब आप ये तो मानेंगे कि जो इस पूरी बहस में हमने इतनी देर की, वो मुद्दे तो हम बाद में भी सुलझा लेंगे। अगर इसको नहीं सुलझाते हैं आज की तारीख में, चाहे उसे आप स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति कह दीजिए, तो आप एक बारूद के ढेर पे बैठे हैं। एब्सोल्युटली, आई टोटली अग्री विद यू। और आप बहुत अच्छे से आप इस बात पर लेकर आए सारे पैनलिस्ट को। ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। हम सब लोग दूसरे मुद्दों में भटक रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले मुद्दा यही है कि हमारे युवा किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय समाप्त हो गया। सुबह सॉरी रोक रहा हूं, लेकिन अतिकुर रहमान और प्रेम जी की भी मेरे को राय लेनी है। सर 40 सेकंड्स जी। हाँ रहमान साहब बोलिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विद लक्ष्मण रेखा इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप सबसे पहले ये टची होना छोड़ दीजिए। अरे भाई, प्रॉफेट मोहम्मद के लिए अगर कोई कमेंट कर रहा है, अरे सर नहीं, अभी ईश्वर पे मत जाइए। मैं एक बहुत जनरल बात कर रहा हूं, अभी उस पे नहीं जाना है। हम तो सिंपल डे टू डे लाइफ वाली बात कर रहे हैं। वो तो अलग ही मुद्दा हो गया। छोड़ दीजिए खुला। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वर्चुअली लेकर आइए, लोगों की जिंदगी में लेके आइए। अगर वो महाराज शिवाजी महाराज पे टिप्पणी करता है, तो हिस्टोरियंस उसको करेक्ट कर देंगे ना। हम इतना टची होके उसके खिलाफ एक्शन लेने जाएंगे तो ये रुकेगा नहीं विपिन जी, कभी भी आप नहीं रोक सकते। एक्शन, देखिए एक्शन वाली बात तो हो गई सर, मैं अलग बात कह रहा था। खैर प्रेम साहब। जी देखिए विवेक जी, इतना इनोसेंट होकर के हम बात नहीं कर सकते कि हम साथ धर्म को भी हटा दे, राजनीति को भी हटा दे। ये सारा मुद्दा जो है ना, ये
उसी से जुड़ा। आम जनता को हम दोषी बता करके बहुत आसानी से बच जाते हैं, लेकिन दोषी सिलेक्टिवनेस में है। दोषी ऐसे लोगों को पालने पोषने और ऐसा विषाक्त वातावरण बनाने वालों के कारण है, वो लोग दोषी हैं। आम जनता का उस हिस्से का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि एक धर्म जो है कट्टर हो गया है, तो नहीं, आप भी नहीं समझे बात। देखिए, मैं बिल्कुल, क्योंकि समय समाप्त हो गया, एक छोटी सी बात के साथ इसको बंद करता हूं। बात इतनी सी है कि समाज में हर तरह की गंदगी होती है, हर तरह की गंदगी समाज में विद्यमान है, लेकिन आप घर के अंदर जो टॉयलेट सीट है ना, उसको बाथरूम में ही बनाते हैं, उसे एक दरवाजे से बंद करते हैं, उसको ड्राइंग रूम में लगा के नहीं रखते हैं। सर, आप ड्रग्स बिकता है समाज में, लेकिन उसे किराने की दुकान पे नहीं बेचते, वो चोरी छुपे बिकता है, और चोरी छुपे ही बिक सकता है क्योंकि वो अवैध है, गलत है। तो एक लॉजिक है हर चीज का। आप अगर इस चीज से इतना जनरलाइज कर देंगे इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को, और हर कोई उसे या तो अपने फायदे के लिए, जहां पैसे मिल रहे हैं, या फिर उसको कोई किसी तरह का वहां पर एक प्रतिष्ठा मिल रही है, या रातों रात फेमस हो रहा है, या लाइक्स मिल रहे हैं, व्हाटएवर, अगर आज आप इसको नहीं ध्यान देंगे तो ऐसा ही कचरा बढ़ता चला जाएगा। ऐसी हजार डिबेट कर लेंगे, कुछ भी नहीं होगा, और एक दिन अपना सिर पीटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप उस मुद्दे को पहचान ही नहीं रहे। आप घूम फिर के वहीं गोल गोल घूम रहे हैं, इसने वो कह दिया, इसने ये कर दिया। अरे समस्या को तो समझिए, मूल कि हो क्या रहा है। वहां पर सब देखिए, ये कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ये लाइन वो लाइन, लेकिन लॉजिक में तो चीजें बैठेंगी आपकी। अगर उससे बाहर जाके बात करेंगे तो फिर तो सबके उसमें अपने अपने हित है, वो सब साध लें। जिसको पैसा कमाना है वो पैसा कमा ले, जिसको लाइक इकट्ठे करने हैं वो कर ले, जिसको राजनीति करनी है वो कर ले, और सब अपना अपना फायदा उठाएं। बाकी जिसका जो होगा होता रहेगा। कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे को एक बार दोबारा अच्छी तरीके से, विशेष तौर पे इसी पे फोकस करके बहस करें। फिलहाल आज आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।